हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्युदंड दिया गया था? तो बंदा सिंह जो हैं फ़र्रुखसियर के आदेश पर उनको मृत्यु दंड दिया था। तो सैयद बंधुओं की सहायता से फ़र्रुखसियर मुग़ल सम्राट बना था। फ़र्रुखसियर के शासनकाल में गुरुदासपुर के निकट सिख नेता थे एक बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया और दिल्ली में 19 जून 1716 में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया। तो कब शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार? 1717 में दिया गया। तो 1717 ए ऑप्शन जो है वो सही है। व्याख्या देखते हैं। 1717 में मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर ने एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेज़ों को अनेक व्यापारिक सुविधा दी। अंग्रेज़ों का कोई भी सामान बिना कोई चुंगी दिए बंगाल में ले जाने की सुविधा दे दी गई। उन्हें माल लाने ले जाने के लिए दस्तक यानी पास जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया, जिसका कंपनी के कर्मचारियों ने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वे कंपनी के साथ अपना निजी व्यापार भी बिना टैक्स दिए करने लगे। तो 1717 इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी क्या थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली जफ़र खां, जो औरंगजेब के द्वारा 1700 ईस्वी से पहले बंगाल का दीवान और मुर्शिदाबाद का फौजदार नियुक्त किया गया था। 1713 ईस्वी में बंगाल का उपशासक तथा 1717 ईस्वी में उसका पूर्ण शासक बन गया। वह मजबूत और योग्य शासक सिद्ध हुआ। यद्यपि कभी कभी स्थानीय जमींदारों से राजस्व वसूल में कड़ाई बरतता था। उसने बंगाल की राजधानी ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद जो है कर दिया। तो राजधानी पहले ढाका थी, फिर उसने क्या किया? मुर्शिदाबाद राजधानी कर ली बंगाल की। अगला क्वेश्चन है, दो दी गई हैं सूचियाँ, उसका हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है हैदराबाद निजामुल मुल्क हो जाएंगे, यानी कि 2। अवध जो है बंगाल का मुर्शीद कुली खां। तो 2 और 4 देखते हैं पहले। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। बी ऑप्शन, हैदराबाद का निजाम उल मुल्क, अवध का है सादत अली खां, बंगाल का है मुर्शीद कुली खां और आरकाट का है सादतुल्ला खां। आगे हैं, निम्नलिखित अंग्रेज़ों में से किसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने के लिए चेष्टा की थी? तो एक व्यक्ति था जो कि स्थल मार्ग से आया हुआ था, जिसका नाम जॉन मिल्टन हॉल था। यही अकबर के समय में आया था और व्यापार करने की चेष्टा के लिए व्यापार करने का उसने प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा जो है सही आंसर है। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में एक छोटा सा दुर्ग बनाया, जो भारत में पहला दुर्ग था। 2 साल बाद कुन्नूर में उन्होंने दूसरा किला बनाया। उसी वर्ष 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा को भारत भेजा गया, ताकि भारत में बाकायदा पुर्तगाली राज्य की स्थापना कर सके। भारत में पुर्तगाली राज्य की नींव रखने वाला उसका पारवर्ती अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने भारत में अनेक बंदरगाह नगरों और हिंद महासागरों पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित किया। 1510 में गोवा पर पुर्तगाली अधिकार हो गया। 1530 में गोवा में भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में डचों द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? मछलीपट्टनम।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। भारत में डचों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोली। इसके बाद 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में और 1641 में बिमलीपट्टनम में और 1645 में करिकाल में और 1653 में चिनसुरा में और 1658 में कासिम बाजार, बड़ा बाजार, पटना, बालनसोर, नागपट्टनम और 1663 में कोचीन में अपनी फैक्ट्री खोली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों ने किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री यानी कि कारखाने स्थापित करने की आज्ञा दी थी? तो जहांगीर थे। जहांगीर। आगे है, 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसी कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो वह एक निजी कंपनी थी, वह फ्रांसीसी सरकार द्वारा समर्थित निजी कंपनी थी, वह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था, वह भारत में व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित थी। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की इच्छा अन्य यूरोपीय व्यापारियों के समुदायों की तुलना में पहले जागृत हुई तथा पर व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता में वह सबसे पीछे था। फिर भी हेनरी चतुर्थ, रिचलू और कोबल्ट ने पूर्वी व्यापार के महत्व को समझा। कोबल्ट के अनुरोध पर कंपनी द ईद ओरिएंटल की स्थापना हुई। यद्यपि फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और उसे राज्य से ही वित्त प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जब युद्ध हो रहा था, कर्नाटक वॉर, तो उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो हेनरी 15 था। हेनरी 15। तो 1746 और 1763 के मध्य हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट लुई 15वां था और उसका कार्यकाल जो है 1715 से लेकर 1774 ईस्वी तक था। निम्नलिखित में से कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया था? शुजा-उद-दौला हो जाएंगे, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस पक्ष में इलाहाबाद की संधि में भाग लिया था? मतलब किन किन लोगों ने भाग लिया था? तो शाह आलम थे, रॉबर्ट क्लाइव थे और शुजा-उद-दौला। शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से, शुजा-उद-दौला अवध वाले। तो इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला सम्मिलित थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हुए। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो लाल सिंह ने सहायता की थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लॉर्ड हार्डिंग्स के काल में लड़ा गया था। इस युद्ध में सिख के प्रधान नेता लाल सिंह ने विश्वासघात किया, जिससे अंग्रेजों की सहायता की थी। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने की थी? तो हैदराबाद के निज़ाम ने। सहायक संधि हैदराबाद के निज़ाम ने। लॉर्ड वेलिस्ली ने सहायक संधि लागू की। सहायक संधि स्वीकार करने वालों का क्रम जो है इस प्रकार है। हैदराबाद ने सबसे पहले की थी, फिर मैसूर ने की थी 1799 में, तंजौर, अक्टूबर, अवध, पेशावर ने दिसंबर में, बड़ोदरा ने भोसले, बराड़ के भोसले और सिंधिया ने फरवरी में की थी 1804 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल थी? तो अवध का अधिकरण। तो अवध का अधिकरण ही डलहौजी की सबसे भयंकर भूल थी। उन्होंने क्या किया था? डलहौजी ने कुशासन का, मतलब कोई आरोप नहीं मिला तो उन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को क्या कर लिया था? अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था कि वो अच्छे से शासन नहीं कर रहा है, इसलिए हम शासन करेंगे, कुशासन का आरोप लगा के। और यही क्या है? भयंकर भूल थी। अगला है 1793 में स्थायी मतलब परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था के द्वारा भू स्वामित्व किसको मिला था? जमींदारों को मिला था परमानेंट सेटलमेंट में। रैयतवाड़ी में किसानों को मिला था, महलवाड़ी में
ग्रुप ऑफ विलेजेस को मिला था। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। 1793 में स्थायी यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और 1790 में उनसे 1 वर्ष की व्यवस्था कर दी गई। यही व्यवस्था 1793 में स्थायी कर दी गई और जमींदारों और उसके उत्तराधिकारियों के शाश्वत रूप से इसी दर में भूमि कर देना होगा। भूमि के लगान का 8/9 भाग कंपनी को देना था और 1 भाग जो है अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसने भारतीय कपड़ों के आयात पर रोक नहीं लगाई अथवा भारी चुंगी लगाई? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हॉलैंड। हॉलैंड ने क्या है, भारतीय कपड़ों पर रोक नहीं लगाई बल्कि बहुत बड़ी क्या है, चुंगी लगा दी, टैक्स लगा दिया। सूती कपड़ों के उत्पादन पर से आयात कर घटाने के लॉर्ड लिटिन के निर्णय में से किसे लाभ मिला? तो यहाँ पर ब्रिटिश उद्योग को लाभ मिलता है। कैसे मिलता है? अब सूती कपड़ों के जो उत्पादन है उसके आयात कर घटा देने से ब्रिटिश उद्योग को ही लाभ होता है। व्याख्या देखते हैं। प्रशासनिक क्षेत्रों से आबाद व्यापार यानी फ्री ट्रेड एक आदेश बन गया था क्योंकि यह औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न देशों के लिए, जैसा कि उस समय इंग्लैंड था, बहुत लाभदायक था। लंकाशायर के उद्योगपति बम्बई में खुलने वाले सूती कारखानों से ईर्ष्या करते थे और उन्होंने भारत में कपास मिल के माल पर लगे आयात शुल्कों की बहुत आलोचना की। रूढ़िवादी सरकार के लिए लंकाशायर का बहुत महत्व था और उन्होंने 21 जुलाई 1877 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो इस प्रकार था। इस सदन के मतानुसार भारत में आयात किए सूती माल पर लगा शुल्क जो निश्चित ही रक्षात्मक था, स्वस्थ वाणिज्य नीतियों के विरुद्ध है और इससे जितना शीघ्र भारत की विपत्ति परिस्थिति अनुमानित दे समाप्त कर देना चाहिए। राज्य सचिव सैलिसबरी ने यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा और सूती माल पर शुल्क समाप्त करने के लिए कहा। अकाल के कारण उत्पन्न हुई शोचनीय वित्तीय स्थिति होते हुए भी लिटिन ने 29 वस्तुओं जिसमें चीनी लट्ठा और विस्थूला यानी कि ड्रिल इत्यादि प्रकार का कपड़ा सम्मिलित था, कपड़े से आयात शुल्क हटा लिया। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन की इंग्लैंड को निकासी अपने किस लेख में? इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। धन निष्कासन या संपत्ति का पलायन सिद्धांत का प्रतिबंध सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन के बैठक में पढ़े गए लेख इंग्लैंड डेड टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में उस देश की संपदा को उस देश से छीन रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स हो जाएंगे? सर विलियम जोन्स की प्रेरणा से 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। विलियम जोन्स इसके सभापति हुए। इस संस्था द्वारा प्रकाशित एशियाटिक रिसर्चेस नामक पत्रिका में भारत को अतीत को प्रकाश में लाने का प्रथम वास्तविक प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा M.G. रानाडे। महादेव गोवन रानाडे को महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1871 में सार्वजनिक समाज की स्थापना की थी और 1888 में उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी और 1867 में रानाडे ने विधवा विवाह संघ की स्थापना की। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात और पश्चिमी भारत का पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनाने के कारण में था? तो कर्वे जी हो जाएंगे, डी.के. कर्वे यहाँ पर सही आंसर है। समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा शास्त्री डी.के. कर्वे ने अपना पूरा जीवन जो है विधवाओं और उसके उत्थान और उसकी शिक्षा के लिए प्रसार में समर्पित कर दिया। 1893 में उन्होंने विधवा विवाह उत्तेजक मंडली बनाई जो विधवाओं के जरूरतमंद बच्चों की सहायता करती थी। 1895 में इस संस्था का नाम बदलकर विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली कर दिया गया और 1898 में उन्होंने पूना में विधवा गृह या महिला आश्रम खोला। 1916 में उन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1944 में उन्होंने समता संघ या मानव समता संवर्धन की स्थापना की और 1958 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ब्रह्म विवाह अधिनियम के विषय में सही नहीं है? तो इसमें बहु विवाह पर रोक लगाई थी, ये कथन जो है वो सही नहीं है। ब्रह्म विवाह अधिनियम के प्रणेता केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म विवाह अधिनियम ने बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया। साथ ही इसने पर्दा प्रथा मिटाने, विधवा विवाह को मान्यता, बहु विवाह पर रोक तथा अंतरजातीय विवाह को वैध मानने वाले कानून भी बना दिए। अगला है, भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता, तो सर सैयद अहमद खां जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नहीं, नवाब अब्दुल लतीफ़, अब नवाब अब्दुल लतीफ़। तो अब नवाब अब्दुल लतीफ़ ने 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था की स्थापना के पीछे इनका यह उद्देश्य था कि वे समाज में शोषित तथा पिछड़े मुसलमानों को प्रगति के मुख्य धारा में लाएं और उनको शिक्षित कर समाज में सम्मानजनक स्थान दिला सके। अब्दुल लतीफ़ को मुस्लिम समुदाय के प्रति किए गए कार्यों के कारण बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। गुबार एक खातिर के लेखक कौन है? तो गुबार एक खातिर के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सर्वाधिक कम उम्र के में अध्यक्ष बने मुस्लिम नेता अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडियन विंग्स फ्रीडम के अतिरिक्त तज़किरा, तरजुमानुल कुरान, गुबार एक खातिर, कौले कैसल, दस्ताने करबला, इंसानियत, मौत के दरवाजे और मजाइने इत्यादि की रचना की थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से रोहिलखंड जो है 1857 विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर खां बहादुर खां। खां बहादुर खां रोहिल सरदार हाजिफ सहमत खां के पुत्र थे और उन्होंने रोहिलखंड में विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी गतिविधियों का केंद्र बिंदु जो है बरेली था। यद्यपि उस समय उनकी आयु 70 वर्ष की थी तथा उन्होंने बरेली की ओर बढ़ रहे अंग्रेजी सेना के 4 सैनिक दस्तों को पराजित किया, परंतु अंततः उन्हें हिमालय की तराई में जंगल में शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया। उन्हें धोखेबाजी से पकड़ लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? तो यहाँ पर तालुकदारों की, वे अंग्रेजों के मित्र बने हुए थे, तो डी ऑप्शन सही है। 1857 के पश्चात अवध के अधिकांश तालुकदारों को उनकी ज़मीनें उन्हें लौटा दी गईं। जमींदारों और भूस्वामियों को भारतीय जनता के परंपरागत और स्वाभाविक नेता कहकर पुकारा गया। भविष्य के प्रति सचेत शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता की भावना रखने के साथ अंग्रेजों ने जब भारतीयों के सबसे प्रतिक्रियावाद वर्गों जैसे राजाओं, जमींदारों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सूरत कांग्रेस, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा,
रॉलेट एक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो यहाँ पर जो सही है, सबसे पहले तो सूरत कांग्रेस ही हो जाएगी और रॉलेट एक्ट होगा, और दांडी यात्रा जो है वो सबसे एंड में। नहीं, गांधी इरविन समझौता सबसे एंड में, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर वही व्याख्या है। 26 दिसंबर 1907 में ताप्ती नदी के किनारे सूरत के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन कांग्रेस में विभाजन के लिए प्रसिद्ध है, यानी 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस के विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। ये हुआ था 26 दिसंबर को। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ और 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की और 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं के नीचे दिए कूट के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे लास्ट में, तो 1, 3, 2, 4 जो है वो यहाँ पर सही भी हो जाएगा। दी गई कूट का सही इस प्रकार है कि 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। 29 मार्च को गांधी इरविन समझौते की मंजूरी कराची में कांग्रेस की बैठक में हुई। 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच जो है पूना समझौता हुआ था 1932 में, और 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था अक्टूबर में। विनोबा भावे और दूसरे जो हैं नेहरू जी इसको चुने गए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए। बालू आगे है, भारत के बालू से एक और आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं और स्तर नहीं उठाते। तो ये किसने कहा था? ये कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। मिदनापुर जनपद के लूक ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापित किए थी। तो यहाँ पर जो है जातीय सरकार, भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में कुछ हिस्सों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार यानी कि राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। इसका अस्तित्व सितंबर 1944 तक रहा। तामलुक में गांधीवादी रचनात्मक कार्य और जन आंदोलन काफ़ी हुए थे। जातीय सरकार ने बड़े पैमाने पर तेजी से राहत कार्य चलाया, स्कूलों को अनुदान दिए गए तथा एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित भारतीयों को वार्तालाप किया था। किन किन लोगों से किया था? तो यहाँ पर बताना है किन किन लोगों से किया था क्रम से। तो एक पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू से, फिर महात्मा गांधी से, फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल से, और मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सबसे लास्ट में। तो ये ऑप्शन सही है। माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को कार्यभार संभाला और बड़ी चतुराई से देश को विभाजन की तरफ बढ़ाना शुरू किया। कांग्रेस नेताओं को उन्होंने क्रमशः भारत विभाजन के पक्ष में लाना शुरू किया। अतः माउंटबेटन ने सर्वप्रथम सरदार पटेल के आदेश देश के बंटवारे के पक्ष में किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू तथा गांधी जी को बंटवारे के पक्ष में किया और अंत में जिन्ना से मुलाकात कर देश के बंटवारे के लिए राजी किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने भारत के विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कार्य कहा है? तो ये कहा है खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। मौलाना आज़ाद के अनुसार 3 जून 1947 को माउंटबेटन पर विचार करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति
की सभा जब प्रारंभ हुई तो सबसे पहले उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत चर्चा का विषय बना, क्योंकि योजना के अनुसार विभाजन और पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया था। यद्यपि गांधी जी विभाजन के अप्रसन्न थे, फिर भी कांग्रेस कार्य समिति से वे चुप रहे। खान अब्दुल गफ्फार खां को, जो उस समय मौजूद थे, अत्यधिक आघात हुआ। वे कुछ मिनटों तक आश्चर्यचकित से हो गए थे और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। तत्पश्चात उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति से बार बार अपील की कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि यह सीमा प्रांत के लोगों के साथ विश्वासघात है और उन्होंने भूखे भेड़ियों के समक्ष फेंकने के समान है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु निम्न में से सर्वाधिक क्या आवश्यक है? तो दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर राजनीतिक सत्ता के महत्व और उनकी शक्ति को समझते थे। उनकी धारणा थी कि अस्पृश्यता निवारण का मार्ग राजनीतिक शक्ति के हस्तगत करने में निहित है। उन्होंने 1929 में धारवाड़ में एक भाषण में कहा था कि सच्ची प्रगति राजनीतिक ताकत हाथ में आने पर ही संभव हो पाती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, वो रहेगा प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।